Okay, a very good morning to everyone. Again, यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 8 कल अपन ने स्टार्ट किया था. पहली बात तो चैप्टर 8 अपना चल रहा है जिसका नाम क्या है? चैप्टर 8 का एग्जैक्ट नेम क्या है? मनी मार्केट. मनी मार्केट में यूनिट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर अपने बहुत सारे मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट्स देखे, थ्योरीज देखी अलग अलग इकोनॉमिक्स की. अपन ने देखा कि कैसे डिमांड फॉर मनी चेंज होता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये सारी बातें हमने देखी. दूसरी यूनिट कल हमने स्टार्ट करी थी जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही अच्छी सी यूनिट है इस चैप्टर की जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ. तो कल अपन ने बात करी थी मनी सप्लाई की. मुझे हल्का सा बताओ रे, मनी सप्लाई क्या था? हाँ, वेरी गुड. और मनी अवेलेबल विद द पब्लिक इन एनी इकोनॉमी इज द मनी सप्लाई. बट उसके अंदर दो लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, जो सप्लायर ऑफ मनी है, प्रोड्यूसर ऑफ मनी है. वेरी गुड. सो गवर्नमेंट और, हाँ, बैंक्स बोल सकते हो, आरबीआई बोल सकते हो. बेसिकली जो लोग प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है, सप्लायर ऑफ मनी है, उनके पास जो पैसा रखा है उसकी बात हम नहीं कर रहे. उसके अलावा जितने भी लोग हैं, जो भी पब्लिक है, उनके पास जो भी पैसा रखा हुआ है वो सारा आपकी मनी सप्लाई में काउंट होता है. उसके बाद कल आपने ये M1, M2, M3, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है कल हमने ये देखी. हमने देखा M1 का मतलब है कि जब मनी सप्लाई को नापा जाता है कैसे, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, सबसे लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, M1 सबसे लिक्विड फॉर्म होती है. ओके, जो करेंसी विद पब्लिक है प्लस क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स. ओके, फिर हमने देखा M2 का मतलब होता है M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस. याद है ना, बोलो साथ में. और M3 इज द ब्रॉड मनी, ब्रॉड विजन से उसमें हमने क्या देखा, वो क्या होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम. तो ये कल आपने देख लिया था. बहुत सारी बातें कल इस बारे में अपन ने करी. उसके बाद अपन ने देखा कि भाई द सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई क्या है. जनरली दो लोगों पर बहुत निर्भर करता है. पहला तो जो इशू करता है करेंसी वो है कौन, हमारा सेंट्रल बैंक. और दूसरा सेंट्रल बैंक जो चीजें चेंज करता है, अलग अलग पॉलिसीज लाता है, उसके रिस्पॉन्स में जो कमर्शियल बैंक अपना रिस्पॉन्स बनाते हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है मनी सप्लाई के अंदर. उसके बाद कल आपने देखा था मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. जैसे कि हम देखते आ रहे थे कि बहुत पुराने जमाने में मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता था, आपके M1 के द्वारा. देखा था ना कल. फिर लेटर ऑन M2 यूज करने लग गए, फिर M3. लेकिन 1977 से बेसिकली चारों फैक्टर को ध्यान में रख के मनी सप्लाई को मेजर किया जाने लगा. मतलब आरबीआई M1 भी दिखाता है, अब M2 भी दिखाता है, M3 भी दिखाता है, और इनफैक्ट M4 भी दिखाता है. M4 का मतलब क्या है, सारा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सारा का सारा. ठीक है, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग. हाँ, खाली एक ये एक्सक्लूड करके सब कुछ जहां पर भी पैसा पड़ा है वो सारा M4 के अंदर आपको नजर आ जाता है. ये आपको याद करना था. कल का लेक्चर जिसने भी मिस किया है, जो बच्चे एब्सेंट थे, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वो यूट्यूब पे अपलोड होगा प्लीज इसका लेक्चर ले लेना, क्योंकि आज का लेक्चर कंप्लीटली कल के लेक्चर से क्या है, कनेक्टेड है. ओके, फिर हमने बात करी थी बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की, जहां हमने बात करी थी एक हाई पावर्ड मनी की. याद आया क्या? हाई पावर्ड मनी कल अपन ने कितनी चर्चा करी रे हाई पावर्ड मनी पर. हाई पावर्ड मनी क्या था, क्या क्या क्या? हाँ, द मनी विच इज इशूड बाय बेसिकली सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, जो कि किस में डिवाइड हो जाता है, पब्लिक और, हाँ ये इसमें दिया हुआ नहीं है, खाली कल अपन ने चर्चा करी थी. बाकी हाई पावर्ड मनी एग्जैक्टली क्या बोल सकते हो आप? हाँ, वेरी गुड. H से डिनोट करते हैं, C प्लस R, ये आपने कल देखा था, अपन इसका फॉर्मूला इस तरह से भी लिखते हैं. फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा था कल जिसका नाम क्या था रे, क्या नाम था? मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, पहले तो ये बताओ जल्दी से, फटाफट रिवाइज करेंगे, आगे का बहुत कुछ करना है आज. अगर आरबीआई एक नया रुपए इशू करती है, मतलब 1 रुपए अगर आरबीआई ने इशू किया, तो उससे जो मनी सप्लाई बढ़ेगी ना देश में, वो 1 रुपए की नहीं बढ़ेगी, वो मोर देन 1 रुपीज की बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि जब 1 रुपए इशू करती है आरबीआई, तो वो यूज करके कहीं ना कहीं, मानो वो कहाँ जमा हुआ, समझो किसी के पास 100 रुपए, 100 रुपए उसने कहाँ जमा कराए,
बैंक ने उस 100 रुपए में से कुछ रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व जो होता है, जो रखना पड़ता है, बाकी पैसा क्या दे दिया, लोन पे दे दिया। अब वही 100 रुपए कहाँ चला गया, लोन पे चला गया। लोन पे जाने के बाद उससे इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो फिर उसमें से फिर कुछ हिस्सा लोग कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे, और ये साइकिल घूमता ही जाएगा। तो जब एक नया रुपए कहाँ इशू होता है, आपकी इकोनॉमी में इशू होता है, तो उससे जो मनी क्रिएट होता है ना, वो 1 रुपए का नहीं होता, वो मोर देन 1 रुपीज का होता है। इसीलिए बोला जाता है कि मनी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लायर बोला जाता है। कल अपन ने इसका फॉर्मूला भी देख लिया था, क्या देख लिया था, क्या देखा था, हाँ, मनी इज आइदर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, मनी सप्लाई क्या है बेटा आपके पास, बेसिकली करेंसी प्लस डी क्या था, डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, उसके बाद कल अपन ने ये देखा कि मनी मल्टीप्लायर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इंटू एमबी। एमबी क्या था, मॉनेटरी बेस, अपना हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब जितना भी इशू किया गया है आपके आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से इनटू कितना करेंगे अपन, मल्टीप्लायर। वो पैसा कितनी बार क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। जितनी बार रोटेट होगा ना, उससे इनटू कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, तुम्हारा मनी सप्लाई निकल कर आ जाएगा। उतनी मनी सप्लाई वो बढ़ा रहा है, उतनी मनी सप्लाई वो कर रहा है। तो उल्टा अगर मैं चलती हूँ, मल्टीप्लायर का अगर फॉर्मूला लेती हूँ तो क्या बनेगा, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। इतना कल हमने कर लिया था, राइट, सही बोल रही हूँ। अपन ने कल न्यूमेरिकल्स भी देखे थे इसके। हाँ, एक ये भी था कि मनी मल्टीप्लायर आपका 1/RB होता है, क्योंकि जितने रिजर्व्स कम रखने पड़ेंगे बैंक को, उतने ही ज्यादा पैसे वो लोन पर दे सकता है। इसका मतलब रिजर्व जितना कम होता जाएगा, मनी सप्लाई उतनी ही बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लायर उतना ही बढ़ता जाएगा। सो 1/RB अपन इसको कहते हैं। यहाँ पे छोड़ा था कल अपन ने, चलो ओके। देखो भाई, द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू द सप्लाई ऑफ मनी। आज हल्का सा फिर से अपन इसे रिवाइज करते एक बार। कल क्या देखा था अपन ने इस पॉइंट के अंदर, ये 3 पॉइंट क्या लिखे हुए बताना मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। पढ़ने के लिए थोड़ी का है, बताने के लिए का है। क्या लिखा हुआ है कि मनी सप्लाई कम होगा, ज्यादा होगा, कैसा होगा, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है, या 3 डिटर्मिनेंट्स है इसके। पहला डिटर्मिनेंट्स है द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, एच से जिससे आप डिनोट करते हो, करेक्ट। जितना ज्यादा हाई पावर मनी होगा, उतना ही ज्यादा चेंजेस आपके मनी सप्लाई के अंदर होंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है हाई पावर्ड मनी। दूसरा फैक्टर है द रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट, जिसको आप बोलते हो रिजर्व रेशियो, और आप डिनोट करते हो स्मॉल आर से, ठीक है। रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है बेटा, हाँ, कि जितना भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आ रहा है, अपॉन डी कर रखा है ना आपने, जितना भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आ रहा है, उसमें से कितना उनको रिजर्व में रखना पड़ रहा है, वो रेशियो क्या कहलाता है, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। देखो, ये जितना कम होता जाएगा ना, उतनी ही मनी सप्लाई ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। कह सकती हूँ इनवर्स रिलेशनशिप हो गया एक तरह से, वेरी गुड। उसके बाद तीसरा अपन ने कल देखा था द रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट। ये किसका रेशियो था, वेरी गुड, किसका रेशियो था ये, पब्लिक का। करेंसी टू डिपॉजिट का मतलब है कि जितनी करेंसी लोगों के पास है, उसमें से कितना उनको डिपॉजिट में रखना है, ठीक है। करेंसी और डिपॉजिट का जो रेशियो है कि मेरे पास 100 रुपए है, उसमें से मैं 50 अगर कहाँ रखती हूँ, बैंक के अंदर डिपॉजिट्स में रखती हूँ, तो मेरा करेंसी रेशियो क्या हो जाएगा, जितनी करेंसी 100/50। ओके, तो बेसिकली इसका मतलब है 50% पैसा लोग कहाँ रखते हैं, रखते हैं। ओके, देखो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक चीज ये भी जरूर ध्यान रखना कि करेंसी रेशियो को या करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो को स्मॉल सी से डिनोट किया गया है, ऊपर वाले रिजर्व रेशियो को स्मॉल आर से डिनोट किया गया है। ओके, रेशियो को स्मॉल आर से, इस वाले रेशियो को स्मॉल सी से, इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू आर अपॉन डी। ये आपके पास फॉर्मूलाज आ गए। फिर अपन ने एक बहुत इजी सा पॉइंट देखा था कल, द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, जहां हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है आपकी मनी सप्लाई को। उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा मायने रखता है मनी सप्लाई के लिए। क्यों, क्योंकि उसके पास हाई पावर्ड मनी की सप्लाई की ताकत है ना। हाई पावर्ड मनी की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है रे, किस पे डिपेंड करती है, आरबीआई पे, सेंट्रल बैंक पे, करेक्ट। तो इसीलिए क्या बोला गया, द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द इशू ऑफ करेंसी विच इन टर्न कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। ये बात कल अपन ने देखी थी। अब दूसरी बात आज अपने को देखनी है, द बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का बिहेवियर कैसे मनी सप्लाई में हेल्प करता है या कैसे उसे कम या ज्यादा करता है। अब ध्यान से सुन लेना सारी बातें आगे की। चलो कुछ नया पढ़ते हैं। देखो, by creating credit the commercial bank determine the total amount of nominal demand deposit। क्या बोल रहा है, देखो
जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स लोगों का बैंक में आता है वो किस पर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा बैंक्स पर ही डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि बैंक भी मनी क्रिएट करता है। कौन सा मनी क्रिएट करता है? हाई पावर्ड नहीं, कौन सा? हाँ, कौन सा? क्रेडिट मनी। कल अपन ने पढ़ा था ना, बैंक कौन सा मनी क्रिएट करता है? क्रेडिट मनी क्रिएट करता है। द बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द रेशियो ऑफ द कैश रिजर्व्स टू डिपॉजिट नोन एज द रिजर्व रेशियो। जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए हो ना, हाँ, कि जो रिजर्व रेशियो है उस पर बहुत ज्यादा बैंक का बिहेवियर क्या करता है? डिपेंड करता है। आगे लिखा हुआ है कैसे? इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ट्रिपल आर, okay, if the required reserve ratio on demand deposit increases while other variable remain the same, more reserves would be needed. This implies that banks must contract their loans, causing a decline in the deposit and hence in the money supply. इन्होंने उसी बात को बार बार एक्सप्लेन किया है। क्या बोल रहे हैं बताना मुझे? कि जितना ज्यादा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ता चला जाएगा उतना ही ज्यादा बैंक को अपने पास पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा और अपने लोन्स को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कम करना पड़ेगा। लोन्स कम करेंगे तो वंस अगेन डिपॉजिट्स कम आएंगे, डिपॉजिट्स कम आएंगे तो फिर से मनी सप्लाई आपका क्या होगा? कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है रिजर्व रेशियो और मनी सप्लाई के बीच में। If the required reserve ratio falls, there will be greater money supply, vice versa. ही लिखा हुआ है ना, to sum up, smaller the reserve ratio, larger will be the money multiplier. सीधी सी बात है भाई, जितना ज्यादा रिजर्व रेशियो कम होगा उतना ही मेरा मनी मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा। बैंक ही तो डिटरमाइन कर रहे हैं मनी कितना मल्टीप्लाई होगा। जितना लोन देंगे भाई उतना क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो जितना कम रिजर्व रखना पड़ेगा उतना ही मेरा मनी मल्टीप्लायर का जो डिजिट है ना वो क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। देखो, in annual practice, however, the commercial bank keep only the required fraction of their total deposit in the form of cash reserve. However, for commercial banking system as a whole, the actual reserve ratio may be greater than the required reserve ratio, since the bank keep a higher than the statutory required percentage of their deposit in the form of cash reserve as a buffer against unexpected events requiring cash. बाप रे, क्या पढ़ दिया मैंने? ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दिखा रही थी कि मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात बोल रहा है, पूरे पैराग्राफ में एक लाइन बोल रहा है, बैंक्स अपने पास रिक्वायर्ड रिजर्व से ज्यादा रिजर्व रखते हैं हमेशा। अगर आरबीआई ने उनको 4% का रिजर्व रखने के लिए अनिवार्य कर रखा है, रिक्वायर्ड कर रखा है, तो वो अपने पास ना 4% से ज्यादा का ही रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं। ये मानो कुछ तो 5% का मेंटेन करके रखेंगे। मुझे बताओ ये 1% का एक्स्ट्रा क्या बात का मेंटेन कर रखा है? आरबीआई ने बोला है तुमको 4% करना ही करना है, उस पर तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, ऑप्शन नहीं है भाई, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है, पर ये उससे ज्यादा ही करते हैं। व्हाई? सच अ सिंपल आंसर, कोई भी कोई चीज ज्यादा क्यों करेगा? हाँ, फ्यूचर की अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को मीट करने के लिए। कभी कभी ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसका आंसर हमेशा ट्रिकी हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी आंसर्स बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट होते हैं। ऐसा ही एमसीक्यूज में भी होता है। हम सोचते हैं यार अगर बातें नहीं, हम सोचते हैं अगर फाउंडेशन का कोई क्वेश्चन आया है, कोई पूछा है तो कुछ तिकड़म ही होगा, सीधा सीधा आंसर थोड़ी ना आएगा इस बात का। पर तुम्हें पता है 50% क्वेश्चन के आंसर सिंपल एंड स्ट्रेट होते हैं। और हम फंसते क्यों हैं? क्योंकि हम हमारा ज्यादा दिमाग लगाते हैं बिना बात का। ओके, सो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो भाई, however commercial bank keep the actual reserve ratio may be greater than the required reserve ratio. क्यों होगा? क्योंकि उनको कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट की क्या रहती है बेटा? हाँ, टेंशन रहती है बेसिकली कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाएगा तो मैं फिर कहां से पैसा लाऊंगा, ये तो रिक्वायर्ड है, तो मुझे एनीवेज भी रखना ही पड़ेगा, ये तो मैं कभी भी कम नहीं कर सकता, तो फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट में मीट कहां से करूंगा? तो वो थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने पास एक्सेस रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है, प्लीज प्लीज गुनगुन गुनगुन मत करो। द एक्सेस रिजर्व विच आर द फंड्स दैट अ बैंक कीप बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। एक्सेस रिजर्व ये हाईलाइट करो, excess reserve are the difference between the total reserve and the required reserve. For example, अगर टोटल रिजर्व किसी भी बैंक के पास कितने पड़े हैं? 800 रुपए, बिलियन नहीं बोल रही मैं, एक बार आप 800 लेकर चलो, ठीक है, 800 रुपीज अगर टोटल रिजर्व पड़ा हुआ है और रिक्वायर्ड तो खाली कितना था? 600, तो एक्सेस कितना रख रखा है उन्होंने? 200 रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं फॉर मीटिंग द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ठीक है।
आपके जैसे रिक्वायर्ड रिजर्व आपकी मनी सप्लाई तय करता है ना, वैसे एक्सेस रिजर्व भी मनी सप्लाई तय करता है। अरे जितना एक्सेस रिजर्व रखेंगे वंस अगेन उतना ही लोन के लिए पैसा कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर भी कम होगा। तो एक्सेस रिजर्व भी देखना पड़ता है, खाली रिक्वायर्ड रिजर्व नहीं देख सकते, अपने को एक्सेस रिजर्व भी देखना पड़ता है। We know that the cost of a bank while holding excess reserve in terms of its opportunity cost, the interest that could have been earned on loans if the bank has chosen to invest in them instead of excess reserve. If interest rate increases, it means the opportunity cost of holding excess reserve rises because the banks have to sacrifice possible higher earnings and hence the desired ratio of excess reserve to deposit falls. इन्होंने वैसे ये कोई फॉर्मूला में यूज नहीं आएगी, ये वाली बात जो आएगी वो ऊपर हो चुकी है, पर ये यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं। बैंक जब लोन देते हैं तो उस पर क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब अगर बैंक जितना एक्स्ट्रा रिजर्व अपने पास रखेंगे उतना ही ज्यादा वो लोन कम दे पाएंगे, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट कम कमा पाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर किसी भी टेक्निक से या किसी भी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, किस पे, लोन्स पे, जो बैंक को मिलने वाला है उस पर जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगी, इसका मतलब एक्स्ट्रा रिजर्व रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ रही है ना। एक्स्ट्रा रिजर्व रखने के कारण उनको कितना सारा इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो जितनी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी ना उतनी कम इच्छा होगी बैंक की क्या रखने की, एक्स्ट्रा रिजर्व। वो चाहेगा यार ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं क्या करूं, लोन पे बांटूं। क्यों बांटूं? ताकि मुझे और अच्छा इंटरेस्ट मिल सके, क्योंकि इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है अभी। तो इन्होंने क्या बोला है, सेम यही बात बोली है कि जितनी ज्यादा आपकी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा डिजायर्ड रेशियो ऑफ एक्स्ट्रा रिजर्व क्या होगा, फॉल होगा। जितनी अच्छी इंटरेस्ट रेट बैंक को मिलेगी ना लोन्स पे, उतना ही ज्यादा एक्सेस रिजर्व्स वो क्या करेंगे, कम रखेंगे कि यार ठीक है यार एक्सेस रिजर्व है, कोई रिक्वायर्ड तो है नहीं, तो इसको क्या करते चलो कम करते जाओ ताकि अच्छा इंटरेस्ट वो कमा पाए। क्या आपको समझ में आ रहा है ये सब क्या चल रहा है, क्या बोल रही हूं मैं? गुड। और वाइस वर्सा दिया हुआ है यहाँ पर बेसिकली, इफ बैंक फियर दैट डिपॉजिट आउटफ्लोज आर लाइकली टू इंक्रीज दे विल वांट मोर एश्योरेंस अगेंस्ट दिस पॉसिबिलिटी एंड विल इंक्रीज द एक्सेस रिजर्व रेशियो। सीधी बात है। डिपॉजिट आउटफ्लो का मतलब होता है लोग अपना पैसा वापस निकाल कर ले जा रहे हैं। जितना ज्यादा डिपॉजिट आउटफ्लो होगा इसका मतलब बैंक के पास पैसा कम ठहर रहा है, लोग वापस ले रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनको एक्सेस रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जितने ज्यादा डिपॉजिट का आउटफ्लो हो रहा है उतना ही ज्यादा एक्सेस रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा और वाई से बढ़ता। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं रिजर्व्स को लेकर जो मनी सप्लाई को क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक्स का बिहेवियर क्या तय कर रहा है, अल्टीमेटली मनी सप्लाई को तय कर रहा है। बिहेवियर का मतलब क्या है, कितना उनको एक्स्ट्रा रिजर्व रखने का मन है, कितना डिपॉजिट आउटफ्लो को वो इंपॉर्टेंस देते हैं, कितनी इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सारी बातें क्या है बेटा, कमर्शियल बैंक का बिहेवियर है जो मनी सप्लाई को तय कर रही है। उसके बाद एक बहुत ईजी सा बिहेवियर बताया गया किसका, पब्लिक का। अरे पब्लिक का क्या बिहेवियर है रे, पढ़ लिया अपन ने कल, ये खाली आपको रीड करना है। पब्लिक का बिहेवियर ऊपर पढ़ के आए हो ना करेंसी डिपॉजिट रेशियो के अंदर। जितनी ज्यादा बैंकिंग हैबिट लोगों में होगी, जितना ज्यादा मैं बैंक पर विश्वास करूंगी, उतना ही पैसा मेरे घर में रखने की जगह कहां रखूंगी, बैंक में रखूंगी। जितना पैसा बैंक के पास जाएगा वो उतना ही आगे क्या देगा, लोन देगा। मनी मल्टीप्लायर उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो भाई खाली बैंक की बात थोड़ी ना है, लोग बैंक में पैसा रखने भी तो चाहिए, लोन देगा कहां से? लोग बैंक में पैसा रखेंगे तो ही तो क्या देगा, लोन देगा। तो ये थर्ड वाला पॉइंट क्या बताता है, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स। जितना ज्यादा करेंसी की जगह डिपॉजिट्स के फॉर्म में लोग पैसा रखेंगे उतनी ही ज्यादा मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके देखो क्या लिखा हुआ है, एज वी नो डिमांड डिपॉजिट अंडरगो मल्टीपल एक्सपेंशंस व्हाइल करेंसी इन योर हैंड डज नॉट, hence the bank deposits are being converted into currency, banks can create only less credit money। अगर लोगों ने अपने डिपॉजिट को किस में रखना चालू कर दिया, करेंसी नहीं, डिपॉजिट्स को किस में रखना चालू कर दिया, करेंसी के फॉर्म में, हाथ में रखना चालू कर दिया, तो इससे क्या होगा, बैंक बहुत कम, लेस क्रेडिट मनी बना पाएंगे क्योंकि लोग अपना पैसा निकाल कर घर ले जा रहे हैं। The overall level of multiple expansion declines, therefore money multiplier will also fall and vice versa। देखो we conclude that money multiplier and money supply are negatively related to the currency ratio।
ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया ना, जितना करेंसी रेशियो बढ़ता जाएगा, करेंसी रेशियो क्या है, C अपॉन D, यही तो था करेंसी रेशियो, मतलब करेंसी के रूप में लोग कितना ज्यादा पैसा रख रहे हैं, ये जितना बढ़ता जाएगा उतना ही मनी सप्लाई घटती जाएगी और वाइस वर्सा। इसलिए कौन सा रिलेशनशिप बताया है, नेगेटिव, या आप इनवर्स बोलते हो जिसको, नेगेटिव रिलेशनशिप यहाँ पर बताया गया है। नो, डोंट टॉक प्लीज। अब बार बार यही बात बोलेंगे। करेंसी डिपॉजिट रेशियो रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ अडॉप्शन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स बाय द पीपल, लोगों में बैंकिंग हैबिट्स कैसी है उसको डिटरमाइन करता है। द स्मॉलर द करेंसी डिपॉजिट रेशियो द लार्जर वुड बी द मनी मल्टीप्लायर। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट कर लिया करो, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स एमसीक्यू में पूछते हैं ये लोग, पता अपने को सब होता है पर पढ़ा हुआ होता है तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। This is because smaller proportion of high powered income is being used as currency and therefore a larger proportion is available to be transformed into money as loans. तुम ही कर लो सारी बातें यार, आज कौन कर रहा है जो भी। okay? एक इन्होंने छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, मतलब आपको खाली पढ़ना है क्या दिया हुआ है। जैसे ऊपर का जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो था वो तो हो गया, वो ही डिटरमाइन करेगा आपकी मनी सप्लाई पब्लिक बिहेवियर, लेकिन एक और डिपॉजिट होता है लोगों के पास, लोग जो करके रखते हैं, टाइम डिपॉजिट, है ना। एक बात बताओ, जो टाइम डिपॉजिट होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है बैंक्स के लिए या डिमांड डिपॉजिट? बाहर चले जाओ, सोच कर आंसर करो। कोई कुछ पूछता है ना, एब्रप्ट आंसर करने की नीड नहीं है, 10 सेकंड सोचने के लिए ले सकते हो, ऐसा कोई भागा थोड़ी जा रही हूँ मैं कहीं, यहीं बैठी हूँ। क्यों बैठे हो, यही तो बात है। हाँ, पढ़ ले खुद क्या लिखा हुआ है इसमें। बताओ मुझे अब प्लीज, टाइम डिपॉजिट ज्यादा प्रेफरेबल है बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, या डिमांड डिपॉजिट? क्यों 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 क्यों? बस टाइम डिपॉजिट की बात अपन यहीं तक करेंगे, फिर है ना हटा देना, अपन बात वापस इक्वेशन में पुरानी वाली लेकर आएंगे। पर अभी इस पॉइंट के लिए बताओ, टाइम डिपॉजिट ज्यादा अच्छा होता है बैंक्स के लिए, क्यों? डिमांड डिपॉजिट का मतलब है आदमी कभी भी आएगा अपना पैसा निकाल कर ले जा सकता है, मेरे पास फ्री रिजर्व्स नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो कभी भी वापस मांगने आ सकता है ना। जितना ज्यादा टाइम डिपॉजिट लोग बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा बैंक के पास फ्री रिजर्व्स क्रिएट होंगे। यार 2 साल के लिए किसी ने मेरे पास एफडी करा दी, 2 साल के लिए पैसा क्या हो गया, अगले के पास तो ब्लॉक हो गया और मेरे पास फ्री हो गया। 2 साल तक मैं पैसे का कैसे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरे से बीच में कोई मांगने के लिए नहीं आएगा, मोस्टली 99% नहीं आएगा। इसीलिए टाइम डिपॉजिट रेशियो जितना बढ़ता है ना बैंक के पास, जितना टाइम डिपॉजिट्स बढ़ते हैं उतने ही ज्यादा उसके पास फ्री रिजर्व्स बढ़ते हैं और वो ज्यादा मनी क्रिएट कर पाता है। बात समझ में आ गई? टाइम डिपॉजिट ज्यादा प्रेफरेबल होता है हमेशा बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि एन इंक्रीज इन द टाइम डिपॉजिट रेशियो मींस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री रिजर्व। जितना ज्यादा टाइम डिपॉजिट उतना ही ज्यादा फ्री रिजर्व है बैंक के पास कि भाई ये पैसा 3 साल के लिए आ गया मेरे पास, आराम से मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड कॉन्सिक्वेंट एनलार्जमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट एक्सपेंशन एंड मॉनेटरी एक्सपेंशन, मनी मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा। अब ये देखो, टू समराइज, जितनी भी तीनों पॉइंट में इन्होंने इतनी सारी बातें बोली है, उसका कंक्लूजन पता है क्या है? जो ऊपर वो 3 पॉइंट्स में दिया हुआ था, ऊपर जो 3 पॉइंट्स अपन ने पढ़े ना स्टार्टिंग में, हाई पावर्ड मनी, C अपॉन डी और R अपॉन डी, ठीक है, वही बेसिकली आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, टू समराइज द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच, अब ये ध्यान से पढ़ लो, जिसने नहीं भी समझा वो यहाँ से समझ लो क्या लिखा हुआ है। द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द, सबसे पहला, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो एट द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जितना रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम रखेगा ना, सेंट्रल बैंक जितना रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक्स के लिए कम रखेगा, उतना ही वो लोग बेचारे अपना पैसा ज्यादा मल्टीप्लाई करवा पाएंगे। तो सबसे पहला रेशियो कौन सा है? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, द एक्सेस रिजर्व रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक। दूसरा कौन सा रेशियो डिटरमाइन करना है अपने को? एक्सेस रिजर्व, जितना वो एक्सेस रिजर्व कम रखेंगे उतना ही पैसा उनके लिए लोन देने के लिए फ्री बचेगा। और तीसरा कौन सा है? करेंसी रेशियो ऑफ द पब्लिक। ये तीनों ही रेशियो ना जितने कम होंगे उतना ही ज्यादा पैसा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखा हुआ है? द लोअर दीज रेशियो आर द लार्जर द मनी मल्टीप्लायर is. In other words, the money supply is determined by the high powered money and the money multiplier and varies directly with the monetary base, inversely with the currency and reserve ratio. Although
These three variables do not completely explain changes in the nominal money supply. Nevertheless, they serve as useful devices for analyzing such changes. देखो लास्ट में क्या बोला है कि हालांकि सिर्फ ये फैक्टर्स देखने से मनी सप्लाई का पता नहीं चलता, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये मनी सप्लाई के लिए। बेटा खाली छोटे छोटे फॉर्मूला से थोड़ी मनी सप्लाई निकल कर आता है, ओके? लेकिन अपने बुक में जितना है अपने लिए तो वही भगवान है, वही बहुत है। सारी गाथा गादी फिर बोलते हैं ये इनफ नहीं है, बस हम तुमको पढ़ा इतना ही रहे हैं आईसीआई वाले, बताओ ये इनफ नहीं है तो क्या पढ़े और हम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसका आपके एग्जाम में 200% क्वेश्चन आएगा, 200% न्यूमेरिकल आएगा। अब एक आते हैं दो आते हैं वो देखना है, बाकी आएगा 100%। अब ये इक्वेशन बनानी सीख लो, लिखनी सीख लो, और लास्ट में फॉर्मूला तो तुमको याद करना ही है। करना तो फॉर्मूला ही याद है, लेकिन क्योंकि आपके इसमें डिराइवेशन भी दे रखा है इसलिए डिराइव करके भी मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैं डिराइव करके दिखाती हूँ कि इन्होंने किस तरह से मनी मल्टीप्लायर को और मनी सप्लाई को कैलकुलेट किया हुआ है। किसके बेसिस पर? किसके बेसिस पर? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के बेसिस पर, एक्सेस रिजर्व रेशियो के बेसिस पर, और करेंसी डिपॉजिट्स को लेकर, हाई पावर्ड मनी को लेकर इन्होंने इस इक्वेशन में सब कुछ ले लिया। करेंसी ले ली, डिपॉजिट्स ले लिए, रिजर्व्स ले लिए, रेशियोज ले लिए, एवरीथिंग इन्होंने यहां पर लिया है। कैसे मल्टीप्लायर कैलकुलेट किया है वो अपन यहां पर सीखेंगे। चले चलो, देखो चलो। Consequently, these variables are designated as proximate determinants of the nominal money supply. अब हम we may now rewrite the money multiplier including the following variables. दो इक्वेशन दिए इन्होंने। इक्वेशन नंबर 1 है m is equal to c plus d। क्या इसमें दिक्कत है? ये तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो यार, m1 से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, कि भाई m is equal to c plus d। c plus d क्या होता है? हाँ, ये है आपकी करेंसी और ये है आपके डिपॉजिट्स। शायद नीचे लिखा हुआ भी है वेयर सी इज करेंसी एंड डी इज डिपॉजिट्स विच आर अज्यूम टू बी डिमांड डिपॉजिट। कोई दिक्कत है इस इक्वेशन में? ये हम बहुत फर्स्ट पेज से पढ़ते आ रहे हैं। तो दूसरा हाई पावर्ड मनी, ये कल शायद मैंने तुम्हें सिखाया भी था। हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू सी प्लस रिजर्व्स, जहां सी क्या है? करेंसी है, और रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स है, ओके। उसके बाद वी समराइज द बिहेवियर ऑफ पब्लिक बैंक एंड सेंट्रल बैंक बाय 3 वेरिएबल। ये भी आपको बताया ना इन्होंने, 3 तरह का बिहेवियर 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। पहला करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है? C अपॉन D। प्लीज ध्यान रखना, रेशियोज जो होते हैं ना हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे करेंसी डिपॉजिट रेशियो को किससे डिनोट किया? स्मॉल c से, और करेंसी को किससे करते हैं? कैपिटल C से, ओके। ये छोटी छोटी बात है। दूसरा इन्होंने कौन सा रेशियो बताया था? रिजर्व रेशियो, जिसका R इज इक्वल टू रिजर्व्स अपॉन D। और स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी को हमेशा क्या बोलते हैं अपन? H बोलते हैं। ये सारा चीजें इन्होंने दे दिया। अब इक्वेशन लिखते हैं। चलो, तुमको नीचे देखने की नीड ही नहीं है, तुम खुद बनाओ। आगे वाले पेज पर ना जाने की नीड ही नहीं है, तुम खुद भी बना सकते हो। देखो कैसे, M इज इक्वल टू C प्लस D। यहां पर इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने रीराइट किया है, किसको पता है? इस चीज को, RHS को। RHS को रीराइट करते हैं। चलो, M इज इक्वल टू C प्लस D। वहां पे रेशियो लो करेंसी डिपॉजिट का, क्या था? छोटा c, स्मॉल c इज इक्वल टू C अपॉन D। तो C को क्या लिख सकती हूं मैं? हाँ, करेंसी को रीराइट करो ना इस रेशियो के कारण। C इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू D। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? प्लीज वापस रिपीट नहीं करूंगी मैं इक्वेशन किसी भी हालत में, मेरे को बताते चलो। इस रेशियो के हिसाब से ये रेशियो इज इक्वल टू C अपॉन D। तो करेंसी क्या हो गई? C इंटू D। तो क्या इस बड़े वाले C को मैं क्या लिख सकती हूँ? स्मॉल c इंटू D प्लस D। या इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं मैथ्स के बच्चों, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत है? तो इन्होंने इस m को रीराइट करके क्या लिख दिया बेटा? खाली कुछ नहीं किया, खाली क्या लिखा है? D इंटू C प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है? ऊपर इन्होंने डायरेक्टली ये लिया हुआ है। ये आया कहां से? ये मैंने तुम्हें बताया, देखो ऊपर सीधा लिख देना इन्होंने। कहां गया यार? सीधा इन्होंने m को क्या लिख दिया? C प्लस 1 इंटू D। बच्चा बैठ के सोचता रहे C प्लस 1 इंटू D आया कहां से? तो ये यहां से आया है, ओके। कैसे आया समझ में आया? दूसरा इन्होंने h को क्या लिखा है? C प्लस R इंटू D। वैसे h होता क्या है? किधर गया? C प्लस रिजर्व्स। वेरी गुड।
ये क्या है आपके पास, H है। अब रिजर्व्स को कौन से डिटरमाइन करेंगे अपन, वो रिजर्व रेशियो दिया हुआ है ना अपने पास, करो। स्मॉल r इज इक्वल टू, बताओ ना मुझे फॉर्मूला क्या है रिजर्व रेशियो का, हाँ, बड़ा रिजर्व्स अपॉन डी। ओके, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब रिजर्व्स को क्या लिख सकती हूं मैं, r इंटू डी लिख सकती हूँ, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया ना तुमने, छोटा r इंटू डी, ये क्या हो गया आपका, रिजर्व्स हो गया। अब इसके अंदर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं, कर दो, चलो। ये चल क्यों नहीं रहा है ऊपर, नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग हियर। एक सेकंड रुको, इसको बंद करना पड़ेगा यार। हैंग हो गया। आप खुद भी बना सकते हो इक्वेशन, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, खाली रीराइट करना है हर चीज को। किधर गया, किधर गया, ये रहा। ओके 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 बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो कहां थे हम लोग, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू सी प्लस रिजर्व्स। ओके, रिजर्व्स को रीराइट किया है मैंने, रिजर्व्स को रीराइट करके क्या बना दिया अपन ने, आर इंटू डी, करो भाई, एच इज इक्वल टू सी प्लस स्मॉल आर इंटू डी। अभी थोड़ी देर पहले सी को भी रीराइट किया था ना, क्या लिखा था बोलो, हाँ, स्मॉल सी इंटू, ये लिखा था ना, लिखा था कि नहीं लिखा था, प्लस आर इंटू डी। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सी प्लस आर, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, ऐसे लिख दिया तो कुछ हो गया क्या अपने पास, नहीं हुआ ना, चलो नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एच को क्या लिखा है इन्होंने फाइनली, सी प्लस आर इंटू डी, जो अपन ने निकाला है वही लिखा है ना, कैसे लिखा है ये समझ में आ गया, खाली री राइटिंग चल रही है बेटा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ री राइटिंग चल रही है। देखो अब आगे एक बार ये तो छोड़ दो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है मुझे बताना जरा, फॉर्मूला देखो पीछे फटाफट, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मनी सब, हाँ हाँ बोलो बोलो, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, या अपन बोल सकते हैं हाई पावर्ड मनी। अब मनी सप्लाई अभी अपन ने रीराइट किया है, करो क्या लिखा है ऊपर, अभी रीराइट किया ना भाई तुमने, मनी सप्लाई, एम को रीराइट करके क्या लिखा है, वेरी गुड, सी प्लस 1, क्या लिखा है, हाँ, और फिर अपॉन में क्या लिखेंगे, हाई पावर्ड मनी को भी रीराइट करके क्या लिखा है तुमने, इंटू डी, क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, सेम टू सेम इसी चीज को ये लोग क्या करेंगे बेटा, कट करो, डी और डी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, अरे भाई क्या है यार, डी और डी आपस में क्या हो गया, कट हो गया। तो यहां पर क्या बना आपके पास, 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस सी, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, वापस से बता रही हूँ, समझ लो, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। अभी अपन ने मनी सप्लाई को रीराइट करके क्या लिखा था बेटा, 1 प्लस सी इंटू डी लिखा था, अपॉन में हाई पावर्ड मनी को रीराइट करके क्या लिखा था, C प्लस आर इंटू डी, ऊपर और नीचे दोनों D है, दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो M क्या बचा अपने पास, 1 प्लस सी और सी आर प्लस सी, इन्होंने क्या लिखा है 1 प्लस सी और आर प्लस सी। कोई दिक्कत है इस मनी मल्टीप्लायर की इक्वेशन के अंदर, कोई दिक्कत है, ये इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। अब कभी भी न्यूमेरिकल आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या देंगे, करेंसी डिपॉजिट रेशियो देंगे, स्मॉल सी, रिजर्व रेशियो देंगे, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, खाली वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपल सा बात, समझ में आ गई, कैसे लिखा है सारा समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। देखो इन्होंने यहाँ छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया है, एक बात समझना, ये क्या अज्यूम किया हुआ है यहाँ पर, बातें तुमको आता है क्या सारा रेशियो, पीछे इन्होंने यहाँ पे एक्सिस रिजर्व को कंसिडर नहीं किया, आर में खाली किसको कंसिडर किया है, रिक्वायर्ड रिजर्व को कंसिडर किया है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एक्सिस रिजर्व को भी कंसिडर किया जाएगा तो खाली आर और सी के साथ क्या प्लस कर दूंगी मैं, एक्सिस रिजर्व रेशियो ई भी प्लस कर दूंगी, बात समझ में आ गई, ओके, क्यों, क्योंकि आपको अल्टीमेटली करेंसी रेशियो और रिजर्व रेशियो के साथ एक्सिस रिजर्व रेशियो को भी क्या करना है, खाली प्लस करना है, जहां पर वो दे रखा है,
बात समझ में आ गई? इन्होंने यही बोला है जहां पर एक्सेस रिजर्व है, मनी मल्टीप्लायर को 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस ई प्लस सी। मैं किसी भी बच्चे को बुला सकती हूँ, मुझे पूरी इक्वेशन रीराइट करके दिखाएगा वो, ठीक है? बहुत इजी इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है बेटा, खाली आपको ये पता होना चाहिए ये चीज आई कहां से है। ओके, ये आपकी दो इक्वेशन बन गई मल्टीप्लायर की। बात समझ में आ गई? चलो एक मिनट। वैसे तुम ये भी समझ सकते हो, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है बीच वाला, अपन ने तो सीधा निकालिया ना ये 1 प्लस सी आर प्लस सी। वैसे आप ये भी समझने में कोई वो महान कार्यक्रम नहीं है। मनी सप्लाई क्या होता है बेटा? जितना हाई पावर्ड मनी है इनटू मनी मल्टीप्लायर। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था तुमने? पढ़ा था ना? अब एक बात बताओ, तुमने मनी मल्टीप्लायर को क्या लिखा है अभी जस्ट? 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस सी। तुम्हारा आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, मनी सप्लाई को इन्होंने क्या लिखा है? 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस सी इंटू एच। तुम्हारा ये भी निकल कर आ गया। तो अगर किसी को ये पॉइंट भी समझना है तो ये भी मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है? कोई दिक्कत है इसके अंदर? चलो, डिराइवेशन में तुमको अलग से लिखवा दूं क्या लास्ट में, प्रॉपर एकदम? ठीक है, चलो भाई फटाफट खत्म करो इसको। द मनी मल्टीप्लायर इज अ फंक्शन ऑफ करेंसी रेशियो, एक्सेस रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। ये जस्ट अभी आपने पढ़ लिया, नीचे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जल्दी से एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आर रिजर्व रेशियो दे रखा है बेटा कितना? 10%। जब भी परसेंटेज में देते हैं हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 10% इज इक्वल टू 0.10। 0.10 नहीं होता है, ठीक है? 0.10। नेवर से 0.10 0.20, पॉइंट के बाद जो भी लगता है उसको आप प्रोनाउंस अलग करते हो, 201011। आर इज इक्वल टू 10%, इसका मतलब है 0.10। आपको करेंसी दे रखी है बेटा, करेंसी। ये स्मॉल सी है कि बिग सी है? हाँ, तो करेंसी दे रखी है कितनी? 400। डिपॉजिट्स दे रखे हैं कितने? कौन सा डी है ये? कैपिटल डी। ओके मैम, डी तो कैपिटल ही था हर जगह। ओके, एक्सेस रिजर्व रेशियो दे रखा है 0.8। इसका मतलब ना मुझे वो आर प्लस सी में क्या प्लस करना पड़ेगा? हाँ, ई भी प्लस करना पड़ेगा, दिया हुआ है अगले ने। 0.8 बिलियन, 800 मिलियन। मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिपॉजिट। कितना हो गया मेरे पास? 1200। आपने स्मॉल वाला रेशियो निकाल लिया, क्या आ जाएगा आपके पास? C अपॉन डी। सी कितना है अपने पास? 400। डी कितना है बोलो? 800। इसका मतलब कितना आ गया? 0.5। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जितना पैसा लोगों के पास है उसमें से 50% वो डिपॉजिट्स के रूप में कैलकुलेट अपने पास बैंक के पास रखते हैं। उसके बाद एक्सेस रिजर्व रेशियो कैसे कैलकुलेट करूंगी बेटा? देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, 0.8 बिलियन अपॉन 800 बिलियन इज इक्वल टू 0.001। या फिर आप यही बोल सकते हो कि 0.1 पैसा बैंक जो है वो एक्सेस रिजर्व के रूप में अपने पास रखते हैं। तो मल्टीप्लायर बहुत इजी सा है, m इज इक्वल टू 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस ई प्लस सी। 1 प्लस सी अभी जस्ट निकाला था ना, क्या था? कैलकुलेटर से निकालो यार, पीछे मत पलट कर देखना, सीधा कैलकुलेट करो। 1 प्लस 0.5, जिसमें अपन को r ऑलरेडी दे रखा है, 0 प्लस 0.10। ई अभी अपन ने जस्ट निकाला ही है, क्या निकाला है? प्लस, निकालो जल्दी 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 जल्दी। प्लीज देखना मत आंसर, है ना? कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करना। 2.5 क्या आ रहा है सबका आंसर? इसको कैलकुलेट करना है बच्चा। क्या आ रहा है सबका आंसर? इधर आगे आ गया, क्या है नीचे आंसर? वेरी वेरी सिंपल। देयरफॉर 1 यूनिट, देखो इसका इंटरप्रिटेशन देखो, इसका मतलब क्या है? मनी मल्टीप्लायर कितना निकल कर आया? 2.5। 2.5 इसका मतलब जब भी आरबीआई अपनी इकोनॉमी में 1 रुपए इंजेक्ट करेगा, 1 रुपए बढ़ाएगा, हाई पावर्ड मनी बढ़ाएगा 1 रुपए की, वो कितने टाइम्स बढ़ के मनी सप्लाई होगी? 2.5 गुना, 2.5। इसका मतलब ये है। ओके, लिखा हुआ है ना इन्होंने। और इन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है? अगर आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 15% हो गया 10% से, तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोल दोगे उसको? यहाँ पे 0.15 कर दोगे 0.10 की जगह, और आंसर चेंज हो जाएगा। करो करो कैलकुलेट करो फटाफट से वापस से, फॉर्मूला तो वही रहेगा मेरे पास।
1 प्लस, बोलो फॉर्मूला बोलो, अपॉन, करो कैलकुलेट, यहाँ पे आर चेंज किया है खाली, 0.15 कर दिया, 0.10 की जगह 2.3 निकल कर आ रहा है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? आपको इक्वेशन समझ में आई? आपको न्यूमेरिकल समझ में आए? आपको इक्वेशन का डिराइवेशन समझ में आया कि इक्वेशन बनी कैसे है? बोलो, वेरी गुड। चलो, मुझे बताओ, डिराइवेशन कौन लिख कर लाएगा इसका एकदम सुंदर सा? मामा आप, मेरे अलावा। मेरे पास तो लिखा ही हुआ है ये। हाँ, उसने तो लेक्चर ही नहीं लिया पिछला, वो क्या लिखेगी? मैम आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे डिराइवेशन समझ में आ गया। दो इक्वेशन है अपने पास, m इज इक्वल टू सी प्लस डी और दूसरा h इज इक्वल टू सी प्लस रिजर्व। इन दोनों को ही रीराइट करके क्या निकाला इन्होंने? मल्टीप्लायर, जो कि क्या निकल के आया था? 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस सी। इससे यहां तक पहुंचना है। डिराइवेशन मैंने पूरा बता दिया है। तुम्हारा टास्क कितना ही है कि तुम खुद रीराइट करके लेकर आओगे उसको वापस, जो मैंने लिखा है उसको वापस लिखकर लेकर आओगे। बहुत इजी सा पॉइंट है आगे का, फटाफट समझ लो रे। बातें नहीं मत करो ना बातें। हे भगवान, कैसे हेल्पलेस फील कराते हो तुम टीचर को। ओके, लास्ट 2 टॉपिक्स जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली एक एक फॉर्मूला दे रखा है। एक्चुअली कुछ नहीं है, तुम देखना जो मेन टॉपिक था ना वो खत्म हो गया। इतनी टेंशन मत लो कोई भी किसी भी चीज की। किसी को नहीं लिखना है, मैं फिर से दिखा देगी जो मैंने लिखा है, लिख लेना इधर। हम क्यों लिख के लाएंगे? चलो, मतलब मैंने ऑडिट में लिटरली एक बार ऐसा किया था कि मैंने एक चैप्टर के नोट्स ही बच्चों से बनवाए थे। मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, और उन्होंने बनाए। और 2 बच्चों ने इतने अच्छे बनाए, मैंने स्कैन करके रखे हुए हैं वो नोट्स के, यार मेरे नोट्स आज से यही हैं, मैं इसी से पढ़ाई की। ओके, तो ऐसा नहीं है, बच्चे बनाते हैं चीजें। और जब अपन खुद अपने हैंड रिटन कोई भी चीज करते हैं ना, जैसे वो स्पेकुलेटिव वाला, हाथ से लिखने का मकसद ही पता है क्या होता है? मैं तो कभी भी, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरे को डिराइवेशन मेरे हाथों पर भी है, मेरे दिमाग में भी है, फिर भी मेरे पास रिटर्न फॉर्म में है। हाँ, मतलब है थोड़ा ऐसी रफ में, लेकिन फिर भी रिटर्न फॉर्म में है। क्यों पता है? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को हाथ से लिखते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है और कोई बात नहीं होती। पता आपको सारा माइंड में होता है, पर दिमाग में और लिखने में बहुत अंतर आता है। हमें लिखते लिखते पता चलता है अरे नहीं नहीं, यहाँ गड़बड़ है, अटक रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए रिटर्न फॉर्म में चीजें हमेशा अच्छी होती है। खैर, आपके तो एमसीक्यू है, आपको क्या टेंशन है किसी भी चीज की। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ बेटा। इसमें सिंपल सा इतना दिया हुआ है कि जितना ज्यादा आपके रिजर्व्स में चेंजेस आएंगे, उतना ही ज्यादा मनी सप्लाई में भी क्या आएगा? चेंजेस आएगा। अभी अपन ने पीछे वाले पेज पर एक फॉर्मूला और पढ़ा था ना, मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बी होता है। देखा था ना एक लास्ट में, छोटा सा दिया हुआ था। ओके, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि अगर मनी सप्लाई 1 अपॉन आर के इक्वल होता है, तो अगर रिजर्व्स में चेंजेस आएंगे, ये जो साइन होता है ना, चेंजेस का साइन होता है, ठीक है? अगर रिजर्व में कोई चेंजेस आएंगे तो मनी सप्लाई में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो जितना रिजर्व में चेंज आएगा इनटू द चेंज, ये क्या है? ये क्या है? चेंजेस इन रिजर्व्स, उतना ही कितना क्या होगा? मनी सप्लाई में भी चेंज निकल कर आ जाएगा। सो चेंजेस इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इनटू चेंजेस इन द रिजर्व्स। तो ये चीज यहां पर दी हुई है। आज तो ये तुम्हारे साथ है, वन नोट। और लास्ट टॉपिक आपके यहाँ पे इस यूनिट में दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई। आज तो भाई तुम गए क्लास के लास्ट में, तीनों, दोनों, वो तो नहीं कर रहा है बातें। हाँ, इतनी बातें क्यों कर रहा है? नहीं भाई, तुम दोनों, तू मेरे से पूछ ले, मैं बता दूंगी। लास्ट टॉपिक चल रहा है। जवाब सुनो तुम्हारी क्लास वालों के तुम, मेरे से तो सुने नहीं जा रहे बस अब। ये देखो। ओके,
इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई कुछ नहीं है, एक बार रीड कर लो, एक फॉर्मूला और बताऊंगी लास्ट का, खाली वो देख लेना, रीड तो करो लेकिन. Whenever the central and state government cash balances fall short of the minimum requirement, they are eligible to avail of the facility called Ways and Means Advances facility. When RBI lends to the government under WMAOD, it results in the generation of excess reserve, that excess balances of commercial bank with the reserve bank. पता नहीं क्या बोल रहा है ना? This happens because when government incurs expenditure, it involves debiting the government balances with the RBI and creating the receiver, for example, salary account of the government, employee account with the commercial bank. The excess reserve, एक second, thus created can potentially lead to an increase in money supply through the money multiplier process. Credit multiplier is equal to 1 upon required reserve ratio. पता नहीं क्या बोल गया भाई, देखो क्या बोल रहा है. जब भी गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी आती है, whenever government cash balances fall short, short का मतलब क्या होता है, कमी आ गई, किससे मांगेगा? बैंकर टू गवर्नमेंट कौन है ना, पढ़ते हैं ना अपन, किसके पास जाएगा? आरबीआई उसको क्या दे देगा? पैसा. हाँ मतलब बेसिकली वही. ओके, कौन सी स्कीम के अंडर दिया है इन्होंने? इसके अंदर वेज एंड मींस एडवांसेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, WMAOD नाम है भाई, नाम है तो है, ठीक है. WMAOD के अंदर क्या दे दिया उसने? उसको पैसा दे दिया. When Reserve Bank of India lends to government, it result in the generation of excess reserves, that excess balances of commercial bank with the reserve bank. Ultimately पता है क्या होता है, जब गवर्नमेंट को पैसा देगा ना तो वहां पे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है वो, ठीक है, ताकि उसके पास उनका पैसा ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो जाए. तो एक्सेस रिजर्व भी बढ़ेगा, रिक्वायर्ड रिजर्व भी बढ़ेगा. This happens because when government incurs expenditure, it involves in debiting the government balances with RBI and crediting the receiver account with the commercial bank. सीधी सी बात है यार, जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, पैसा किससे लिया है अभी जस्ट उसने लिया है ना उससे, है ना, तो खर्चा किया, खर्चा करेगी तो डेबिट क्या करेगी? बैलेंसेस को डेबिट करेगी, जा रहा है पैसा. ओके, क्रेडिट द रिसीवर. रिसीवर कौन है? समझो कि उसने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, तो उसका अकाउंट क्या किया उसने? क्रेडिट किया. ओके, क्रेडिट अगर उसका अकाउंट करती है बेसिकली, तो क्या हो रहा है? जो एक्सेस रिजर्व होंगे वो क्या होंगे बेटा? आपके ज्यादा बनेंगे और मनी सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया छोटा सा, क्या बोलते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो. तो यार क्या अलग है इसके अंदर? हाँ, जितना ज्यादा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम होता जाएगा, उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? ज्यादा होगा. तो कैसा रिलेशनशिप हो गया दोनों के बीच में? इनवर्स रिलेशनशिप हो गया. आपको बहुत ज्यादा ही समझना है तब यहां से भी समझ सकते हो, ठीक है, समझते हैं. The credit multiplier offered also referred to as a deposit multiplier or deposit expansion multiplier describe the amount of additional money created by commercial bank through the process of lending the available money it has in excess of central bank's reserve requirement. The deposit multiplier is thus inextricably tied to the bank's reserve requirement. This measure tells us how much new money will be created by banking system for a given increase in the high powered money. It reflects a bank's ability to increase the money supply. देखो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक कम करता जाएगा, उतना ही ज्यादा क्रेडिट आपका जो कमर्शियल बैंक है वो बढ़ाता जाएगा, उतना ही ज्यादा क्रेडिट को मल्टीप्लाई करता जाएगा. इसीलिए इन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया? कितना क्रेडिट बढ़ेगा? जितना रिजर्व रेशियो कम होगा. 1 अपॉन ट्रिपल आर इज इक्वल टू क्रेडिट मल्टीप्लायर. यहाँ पे इन्होंने इसको कैलकुलेट भी किया है. अगर आपका रिजर्व रेशियो कितना है? 20% है. रिजर्व रेशियो बोल रही हूँ, हाँ रिजर्व रेशियो तो 20% है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा? 1 अपॉन इज इक्वल टू 5. इस पर भी आपके पास आपकी मॉड्यूल में न्यूमेरिकल है. ओके, कल मैं तुमको एक न्यूमेरिकल और कराऊंगी, ठीक है. एक तो इसका तो कर ही लिया अपन ने मनी मल्टीप्लायर का कर लिया अपन ने. क्रेडिट मल्टीप्लायर का जस्ट अभी कुछ नहीं है, तो खाली छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपने देख लिया. एक और फॉर्मूला होता है जो एक्चुअली इसमें नहीं है, या तो आप लिख लो, ठीक है, लिखो, लिख लो भाई. एक क्वेश्चन तुमको मैं करने के लिए कह दूंगी, तुम्हारी मॉड्यूल में भी है, पर तुम एक फॉर्मूला लिखो. क्रेडिट क्रिएशन क्या लिखोगे भाई?
अभी ऊपर क्या पढ़ा है तुमने, क्रेडिट मल्टीप्लायर, कितने गुना क्रेडिट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब तुम क्या पढ़ रहे हो, क्रेडिट क्रिएट, मॉनेटरी टर्म्स में कितना क्रेडिट क्रिएट होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1 बाय ट्रिपल आर, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 बाय ट्रिपल आर, या फिर आप 1 बाय ट्रिपल आर को क्या बोल सकते हो, ऊपर पढ़ा है ना अभी, अरे भाई 1 अपॉन ट्रिपल आर को क्या बोलेंगे हम, तो इसका ये भी आप बोल सकते हो इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें मैं बताती हूँ तुमको, चलो सॉल्व करो फटाफट से, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 10%, पहले तो मुझे क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल के दिखाओ फटाफट। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 10%, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आएगा बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, कितना आएगा 10। फिर सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, कितना 1 लाख, इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू, अब क्रेडिट क्रिएट कितना हुआ ये बताओ, कितना हुआ, कैसे कैलकुलेट किया तुमने, 1 लाख इंटू, या तो क्रेडिट मल्टीप्लायर को इंटू कर दो या फिर 1 बाय ट्रिपल आर कर दो, एक ही बात है, तो भी क्या निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 1 लाख रुपए जब बैंक के पास डिपॉजिट हुआ है तो उससे वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, 10 लाख रुपए का क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है क्रेडिट, 10 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो सिर्फ कितना है 10% है, ओके। तो 10 टाइम्स वो क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएट करेगा। बात समझ में आ गई क्या, और अगर आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आपका चेंज हो जाएगा तो ये भी फिगर चेंज हो जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है आपके मॉड्यूल का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लिख लेना इसके साथ, एक्चुअली इसमें रह गया हूँ, रह क्या गया, खाली आपके न्यूमेरिकल में दिया, इन्होंने वहां दिया ही नहीं है फॉर्मूला, और न्यूमेरिकल में दे दिया, तो एक ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, ठीक है। कोई दिक्कत है, रीराइट करके लाओगे ना कल, कल पहले अपन फिर से वो इक्वेशन ही समझेंगे, ठीक है, सारी की सारी, फिर अपन नेक्स्ट यूनिट पे जंप करेंगे, टेस्ट दो।